हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की गाइस लास्ट चैप्टर जो है हमारा वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर गाइस जो हमारा इसका पहले का पोर्शन है, यानी कि जिसके अंदर आई का डिस्क्रिप्शन आता है, आई में होने वाले डिफेक्ट्स जो होते हैं गाइस, वो वाला पार्ट सीबीएसई के सिलेबस से अब हट चुका है। ठीक है, तो सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग गाइस जो अपन पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो गाइस पहले अगर अपन देखें प्रिज्म क्या होता है, तो देखो प्रिज्म जो होता है गाइस एक ऐसा होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो बाउंड होता है गाइस मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट दो नॉन पैरेलल सरफेस से। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पर गाइस प्रिज्म का ये डायग्राम देखो, तो अगर आप गौर करोगे तो जो ए बी है और जो ए सी है गाइस, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों आपस में इंक्लाइंड है एक एंगल के ऊपर। और गाइस इस एंगल को अपन कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल। ऑलराइट, और इसको अपन गाइस डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर प्रिज्म जो होता है वो क्या होता है, प्रिज्म के अंदर दो सरफेस ऐसी होनी चाहिए, नॉन पैरेलल सरफेस होनी चाहिए जो किसी एक एंगल के ऊपर इंक्लाइंड हो। तो यहाँ पर जो गाइस अपन प्रिज्म ले रहे हैं वो ले रहे हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो अगर आप गाइस ट्रायंगुलर प्रिज्म में इसका रे डायग्राम देखो, तो ये देखो यहाँ से आ रही है ऐसे इंसिडेंट रे जो पीई की फॉर्म में है। इसके बाद गाइस पीई में जैसे ही इंसिडेंट रे आएगी तो ये लाइट रे पास करेगी फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये यहाँ पर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट कर जाएगी इस तरीके से। और फिर उसके बाद जब ये लाइट गाइस एसी सरफेस को आगे इंसिडेंट करेगी तो फिर ये लाइट पास करेगी वापस डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ, तो इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल गाइस बेंड करेगी तो आप देखो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी और ए सी भी पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर आएगा कुछ डेविएशन, और वो डेविएशन कैसे निकालेंगे अपन, अगर अपन गाइस इंसिडेंट लाइट का जो पाथ है इसको आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दें, और जो गाइस इमर्जेंट रे है इसके पाथ को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें गाइस, तो इनके बीच में गाइस ये जो आपका एंगल बन रहा है डी, इस डी को अपन कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ऑलराइट, जो इंसिडेंट रे है इसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्रैक्टेड रे है जो बनाएगी एंगल नॉर्मल के साथ, इसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, तो हमें कुछ टर्म्स इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेंगी गाइस। एंगल ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, डी मतलब गाइस एंगल ऑफ डेविएशन। अब गाइस जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ऑलराइट, तो ये गाइस हमारा प्रिज्म का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पर फिनिश होती है इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन होता है दोनों सरफेस के ऊपर। ठीक है, और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको कैपिटल डी से यहाँ पर डिनोट करा गया है। ऑलराइट, अब आते हैं गाइस अपन हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज डिस्पर्जन। गाइस अगर सपोज कोई लाइट रे प्रिज्म से पास करेगी तो वो जो लाइट रे होगी गाइस उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, और ये अपन जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है गाइस वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ऑलराइट, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गाइस उस मीडियम का उस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। तो गाइस अगर अपन एक प्रिज्म से वाइट लाइट पास करते हैं तो वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो
ये जो यहाँ पे सीक्वेंस बनाया मैंने आपको V से लेकर R तक, इसके अंदर गाइस अगर अपन वॉयलेट से जाएं रेड की तरफ तो वेवलेंथ तो बढ़ती जाती है, लेकिन उसके लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली कम होता जाएगा। तो इसका मतलब रेड कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा और वॉयलेट कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर गाइस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, तो इसका मतलब उसका जो डेविएशन होगा लाइट का वो भी डिफरेंट लाइट के लिए अलग अलग होगा। तो इसका मतलब गाइस जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगी, व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, वो डिफरेंट डेविएशन की वजह से गाइस ये कर जाएगी स्प्लिट। ठीक है, और इसी फिनोमेना को गाइस अपन कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे डिस्पर्जन क्यों होता है? व्हेन अ वाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म, इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स बेंट बाय डिफरेंट अमाउंट्स, दिस कॉजेज द कंपोनेंट्स टू सेपरेट आउट और स्प्लिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लाइट जो है वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए होगा, क्योंकि उनका वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी वजह से गाइस ये जो वाइट लाइट है ये स्प्लिट कर जाएगी 7 कलर्स के अंदर। तो गाइस सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन सी हमें कलर में देखने को मिलेगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है या फिर जिसके लिए वेवलेंथ सबसे कम है? तो गाइस रेड कलर जो है वो सबसे लीस्ट डेविएट करेगी और वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा गाइस। ऑलराइट, सो इन दिस वे वाइट लाइट जो होती है गैस गेट स्प्लिट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। तो गाइस किस तरह से यहाँ पे फिगर बनेगा, ये देखो, ये हमारा फिगर इस तरह से बनेगा गाइस। यहाँ पर तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द फिनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट into its constituent colors when it passes through a transparent medium is called dispersion। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये जो वाइट लाइट आ रही है ये 7 कलर्स के अंदर ब्रेक हो रही है। वॉयलेट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है मैक्सिमम डेविएशन, इसलिए सबसे नीचे आ रहा है। रेड कलर में हमें देखने को मिल रहा है मिनिमम डेविएशन, इसलिए वो सबसे ऊपर की तरफ आ रहा है। ऑलराइट, तो गाइस ये फिगर हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। ऑलराइट, अब गाइस अपन चाहते हैं कि ये जो डिस्पर्जन हुआ है हमें वापस से वाइट लाइट मिल जाए इससे। तो अपन क्या करें, अपन जो हमारा प्रिज्म है उसी के जैसा एक और प्रिज्म, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिज्म इसके जैसा, इसके सामने अपन इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर रख दें। तो इन्वर्टेड पोजीशन में रखने पर गाइस जो दूसरा प्रिज्म होगा ये वापस से इनको वाइट लाइट के अंदर रिकॉम्बाइन कर देगा। तो पहला प्रिज्म क्या करेगा, पहला प्रिज्म डिस्पर्जन करेगा और दूसरा प्रिज्म जो होगा, जो इन्वर्टेड प्रिज्म है, ये इसका वापस से गाइस कर देगा रिकॉम्बिनेशन। तो हमें वापस से गाइस वाइट लाइट मिल जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, व्हेन टू आइडेंटिकल प्रिज्म आर प्लेस्ड एडजेसेंट इन एन इन्वर्टेड पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, the spectrum generated by the first prism gets recombined by the second prism। ठीक है, तो इस तरह से हमें गाइस वाइट लाइट वापस से मिल जाएगी। ऑलराइट, अब गाइस डिस्पर्जन का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये हमें डेली लाइफ में देखने को मिल जाती है, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन। गाइस आप सबने ऑब्जर्व करा होगा कि जब रेनफॉल होती है, यानी कि आफ्टर रेनफॉल, आप देखो हमें कई बार स्काई के अंदर रेनबो अपीयर होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो गाइस रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, जब सनलाइट, जैसे सनलाइट है, जैसे ही सनलाइट स्ट्राइक करती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स, जो वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं आफ्टर रेनफॉल, गाइस वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं। तो जैसे ही वाइट लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, तो देखो ये सन से जो वाइट लाइट आ रही है
ये रेन ड्रॉप में स्ट्राइक करेगी। रेन ड्रॉप जो है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, ये रेन ड्रॉप जो है ये इसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर देगा। तो ये रेन ड्रॉप ने इसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया। फिर गाइस ये जो कलर की जो लाइट है जब ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर कुछ लाइट तो रिफ्रैक्ट कर जाएगी और गाइस कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर रिफ्लेक्शन के बाद जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे इनमें वापस से गाइस रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वाइट लाइट जो है यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से रेनबो का हमें अपीयरेंस होगा, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है गाइस, जब सन जो है वो हमारे पीछे की तरफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू सी द रेनबो यू हैव टू स्टैंड विद द सन बिहाइंड योर बैक। जो सन होना चाहिए गाइस वो हमारे पीछे होना चाहिए ताकि तभी अपन रेनबो को देख पाएंगे। यहाँ पे अपन रेनबो को गाइस देख पाएंगे। इज दैट ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट पूरा लिखा हुआ है। जब सनलाइट गाइस एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, वो स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्जन देखने को मिलता है अपन को, ठीक है। तो जब ये अदर पार्ट पे स्ट्राइक करती है, अदर साइड पे जब ये स्ट्राइक करती है तो गाइस कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर जाता है आगे की तरफ। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये वापस से स्ट्राइक करती है ड्रॉप के ऊपर और फिर ये वापस से रिफ्रैक्ट हो जाती है, बाहर निकलते टाइम इमर्ज हो जाती है वहाँ से, ठीक है। और फिर गाइस ये जो लाइट है डिफरेंट कलर्स की इमर्जिंग फ्रॉम द रेन ड्रॉप क्रिएट्स अ रेनबो, जहाँ पर रेड कलर टॉप पे होता है क्योंकि इसका डेविएशन सबसे कम होता है और वॉयलेट कलर गाइस बॉटम पे होता है क्योंकि उसका डेविएशन गाइस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हमें रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो डिस्पर्जन फिनोमेना वापस से क्या होता है, व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, जिसको अपन कहते हैं डिस्पर्जन। गाइस ये जो 7 कलर्स होते हैं इन 7 कलर्स को अपन कहते हैं गाइस स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब गाइस बैंड ऑफ 7 कलर्स। ये 7 कलर्स का जो बैंड बनता है इसको अपन कहते हैं गाइस स्पेक्ट्रम। तो वाइट लाइट क्यों स्प्लिट होती है गाइस 7 कलर्स के अंदर, क्योंकि उन सब का वेवलेंथ अलग अलग होता है। इससे कॉरस्पॉन्डिंग प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग गाइस एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा, जिसकी वजह से ये 7 कलर्स के अंदर गाइस स्प्लिट कर जाते हैं। तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है गाइस वो है रेनबो। इज दैट ओके। रेनबो जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है गाइस वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है और इस तरह से हमें रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, तो गाइस ये हमारा पॉइंट फिनिश हुआ। यहाँ पर हमने यहाँ तक का पोर्शन पूरा कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट अपन आते हैं गाइस इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। गाइस देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे गाइस हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। हर लेयर का गाइस टेम्परेचर अलग अलग है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। तो जब लाइट गाइस एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में तो वो डिफरेंट मीडियम से पास करेगी और डिफरेंट वहाँ पर हमें बेंडिंग अपीयरेंस होगी और इसी फिनोमिना को अपन क्या कहेंगे गाइस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से गाइस जो हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है इसको अपन कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, तो गाइस एटमॉस्फेयर के अंदर अपन जानते हैं डिफरेंट मीडियम होते हैं, अलग अलग वहाँ पे लेयर होती है, कोई कोल्ड लेयर होती है, कोई हॉट लेयर होती है, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, जिसकी वजह से गाइस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो गाइस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एक तो वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। गाइस स्टार से जो लाइट आती है जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है
तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो बेंड कर जाती है, और बेंडिंग की वजह से गाइस हमें स्टार्स की जो वहाँ से लाइट आ रही होती है उसकी हमें वेरिएबल इंटेंसिटी देखने को मिलती है। कभी इंटेंसिटी तेज़ जाएगी, कभी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट नहीं होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमें लगातार चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। तो लाइट जो वहाँ से आ रही है वो सेम इंटेंसिटी की नहीं आ सकती, डिफरेंट इंटेंसिटी की आती है, कभी तेज़ आती है, कभी कम आती है, जिसकी वजह से गाइस हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो व्हेन वी लुक एट स्टार्स दे डिसअपियर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड बिफोर रीअपियरिंग। तो इंटेंसिटी जो होती है गाइस लाइट की वो फ्लक्चुएट करती रहती है, जिसकी वजह से हमें गाइस स्टार का ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लस इसके अलावा गाइस जो लाइट आती है स्टार से वो बेंड होकर के आती है, तो हमें क्या होता है गाइस, स्टार की एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती है, हमें दिखती है स्टार की अपेरेंट पोजीशन। यानी कि जो लाइट स्टार से आ रही है वो हमें ऐसा फील होता है कि वो ट्विंकल करती हुई हो रही है, प्लस हमें स्टार की गाइस एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देती है, हमें स्टार की दिखाई देती है अपेरेंट पोजीशन। क्योंकि गाइस वहाँ जो स्टार से जो लाइट आ रही है गाइस वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती हुई आ रही है, और इसकी वजह से जो लाइट है वो बेंड करती है। बेंड करने की वजह से गाइस हमें स्टार की अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है। ऑलराइट, तो दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज़ नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली। क्योंकि गाइस अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, अर्थ का एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो हमें स्टार की पोजीशन भी गाइस कंटिन्यूसली चेंज होती हुई अपीयर होगी। ऑलराइट, तो गाइस ये हमारा पॉइंट फिनिश हुआ यहाँ पर, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो लाइट आ रही है स्टार से वो वेरी कर रही है स्लाइटली, उसका अपेरेंट पोजीशन जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो स्टार से जो लाइट आ रही है गाइस वो फ्लिकर कर रही है, कभी ज़्यादा है, कभी ब्राइटर है, कभी फेंटर है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज ट्विंकलिंग इफेक्ट्स। तो गाइस ये हमारा ट्विंकलिंग वाला पॉइंट फिनिश हुआ यहाँ पर। गाइस प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार से कहीं गुना ज़्यादा क्लोज हैं अर्थ से, तो वहाँ से जो लाइट हमें आती हुई अपीयर होगी वो एकदम ब्रॉडर सोर्स ऑफ लाइट होगी। तो गाइस ब्रॉडर सोर्स ऑफ लाइट अगर वो होगी तो वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो वहाँ से जो लाइट आ रही है वो एकदम ब्रॉड मैनर में आ रही है, और ब्रॉड मैनर की जो लाइट होती है गाइस उसमें बेंडिंग बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं अपीयर होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा इसका एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है इसकी एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। गाइस सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है वो बिल्कुल हमारे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है, बिल्कुल हमारी आइज़ के सामने होता है। तो वहाँ से जब लाइट आ रही होती है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है हमारी आइज़ में, ठीक है। तो सन से जो लाइट आ रही है उस मोमेंट पे वो स्ट्रेट ना आकर के थोड़ी सी बेंड होकर के आती है। तो अगर मान लो कि सन की ये है एक्चुअल पोजीशन, तो हमें सन अपेरेंट पोजीशन यहाँ पर अपीयर होता है हमें सन का। तो मान लो कि सनराइज़ हो रहा है तो हमें ऑलरेडी सन दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। गाइस जब सनराइज़ हो रहा होता है तो हमें सन 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा, और जब सनसेट हो रहा होता है तो सनसेट होने के भी 2 मिनट तक हमें सन दिखता रहता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है गाइस? ये होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है गाइस। ये जो टाइम है 2 मिनट्स का ये भी हमें एग्जैक्टली ध्यान रखना होगा। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ से देखो इसमें रीज़न भी लिखा हुआ है, आगे अपन देखें। बिकॉज गाइस जब सन अपनी होराइजन पोजीशन पे होता है तो वहाँ से जो लाइट आती है वो ग्रेटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है
ठीक है, जिसकी वजह से बेंडिंग फिनोमिना हमें ज़्यादा देखने को अपीयर होता है। ठीक है, तो हमें सन जो होता है गाइस वो अपनी अपेरेंट पोजीशन पे दिखता है, वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, तो हमें 2 मिनट पहले दिख जाएगा सनराइज से और 2 मिनट बाद तक दिखेगा हमें सनसेट के। ऑलराइट, ठीक है, जिसकी वजह से गाइस सन जो होता है वो हमें थोड़ा सा ओवल शेप का दिखाई देता है इस पॉइंट पे। तो गाइस 2 फिनोमेना अपन को ध्यान रखने हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और गाइस दूसरा है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस अपन इस चैप्टर के, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। गाइस स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? जैसे मान लो कि ये कोई लाइट आ रही है और मान लो कि ये सामने किसी पॉइंट साइज पार्टिकल से स्ट्राइक करती है। तो गाइस ये मान लो कि जो लाइट आ रही है, सपोज इसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। ठीक है, तो गाइस ऐसा हो जाए कि ये जो पार्टिकल है इसका जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर इस लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो जाए तो गाइस ये जो लाइट होती है ये फैल जाती है। ठीक है, इट इज़ रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस और गाइस इसी फिनोमिना को अपन कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑलराइट, so the phenomena in which a part of the light incident on a particle is redirected in different directions is called scattering of light. ठीक है, so when the light falls on a small particle, a part of it gets scattered in different direction, the rest of the light goes straight through. तो guys इस फिनोमेना को अपन कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब कोई लाइट गाइस इंसिडेंट करती है किसी स्मॉल पार्टिकल के ऊपर और अगर उस स्मॉल पार्टिकल का साइज़ जो है वो उस पार्टिकल के जो स्मॉल पार्टिकल जो है उसका साइज़ जो है गाइस वो लाइट की वेवलेंथ से गाइस अगर मैच कर जाए तो यहाँ पर होता है हमें स्कैटरिंग फिनोमेना देखना। ठीक है, तो गाइस इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा 9th क्लास में पढ़ चुके हो, टिंडल इफेक्ट। आप ध्यान करो कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते थे इसके अंदर गाइस अगर अपन लाइट को पास करते थे तो हमें लाइट का गाइस एग्जैक्ट पाथ देखने को मिलता था। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये लाइन लिखी हुई है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और गाइस ये जो स्कैटर्ड लाइट होती है इसकी वजह से जो हमें लाइट का पाथ होता था वो हमें गाइस देखने को मिल जाता था। ऑलराइट, तो इसी की वजह से गाइस हमें स्कैटरिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब गाइस जो स्मॉलर पार्टिकल के साइज होंगे, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे और जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे वो लार्जर वेवलेंथ को गाइस स्कैटर करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसके भी दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। जो पहली एप्लीकेशन है गाइस वो है स्काई का कलर। गाइस हम जानते हैं कि नून टाइम पे जो स्काई हमें अपीयर होता है वो होता है ब्लू कलर का। तो गाइस क्या होता है, जब सन से वाइट लाइट आती है तो वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं। तो गाइस एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज अप्रॉक्सीमेटली ब्लू कलर के वेवलेंथ से मैच कर जाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है और इसी की वजह से गाइस हमें जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। ऑलराइट, नाइट टाइम में गाइस क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट टाइम के अंदर अगर अपन देखें तो नाइट टाइम में एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग फिनोमेना हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से गाइस स्काई जो होता है वो हमें डार्क अपीयर होता है। ऑलराइट, तो गाइस इसकी एक और एप्लीकेशन है, जो डेंजर सिग्नल होते हैं गाइस वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि रेड कलर सबसे लीस्ट स्कैटर्ड होता है, तो हमें बड़ा इजीली वो दूर से दिख जाता है। ऑलराइट, तो गाइस ये एक पॉइंट ध्यान रखना कि स्काई का कलर ब्लू अपीयर होता है क्योंकि ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। ऑलराइट गाइस, सनराइज़ के टाइम पे या फिर सनसेट के टाइम पे
जो सन होता है वो हमें ऑरेंजिश या फिर रेडिश कलर का अपीयर होता है, क्योंकि उस टाइम पे गाइस सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो होती है कलर की वो होती है या तो रेड कलर की या फिर ऑरेंज कलर की। ऑलराइट, क्योंकि गाइस सनराइज़ के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे सन से जो लाइट आ रही होती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही होती है, इसीलिए वहाँ पे स्कैटरिंग फिनोमेना सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नून टाइम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नून टाइम में सन से जो लाइट आती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है, तो वहाँ पे स्कैटरिंग फिनोमेना हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो गाइस ये हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं स्कैटरिंग फिनोमेना वाले, कि सनराइज़ के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे वो रेडिश ऑरेंजिश अपीयर होता है, क्योंकि उस टाइम पे उन कलर की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। तो गाइस ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीटली फिनिश हुआ। हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट फिनिश कर लिया है जो हमारे CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऑलराइट, थैंक यू।